बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड स्टेट को, और हमने डिस्कस किया था सॉलिड स्टेट की दो टाइप्स हैं सॉलिड मटेरियल की, अमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, देयर इज रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल इन सॉलिड्स। ऑन कॉन्ट्रेरी, इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देयर इज रेगुलर अरेंजमेंट, और आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस करेंगे। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड there is regular arrangement of constituent particles in three-dimensional manner. So now we will discuss properties of crystalline solid. रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड में अब जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनमें मेन फैक्टर उनके पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट का है। जैसे सॉलिड्स में हमने कहा था कि सॉलिड मेन प्रॉपर्टी जो सॉलिड्स को डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, दैट इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज। तो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस किया था कि इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं दे आर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज। सिमिलरली द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ड्यू टू regular arrangement, and these properties are first of all regular arrangement of particles, sharp melting point, anisotropy, cleavage planes, isomorphism, polymorphism, crystal habit, allotropy and transition temperature. First of all, proper arrangement. क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट में होते हैं, यानी इनके एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल दे आर इन ऑर्डर, दे आर इन प्रॉपर अरेंजमेंट। एक खास तरतीब से इनके एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एंड दे आर एट मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस टू गेट स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्रिस्टलाइन सॉलिड में चाहे एटम्स हों या आयंस हों या मॉलिक्यूल्स हों, ये एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पर होते हैं, और इतने डिस्टेंस पर होते हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए, यानी अगर आप डिस्टेंस को मज़ीद डिक्रीज करेंगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड में इतना होगा जहाँ पर अट्रैक्शन मैक्सिमम हो, रिपल्शन मिनिमम हो, दैट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट वन, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड में चूंकि पार्टिकल की में रेगुलर अरेंजमेंट होती है, जब आप इन्हें हीट करते हैं तो इनमें एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जो जो आप इन्हें हीट करते जाएंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और आफ्टर ए सर्टन टेम्परेचर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज हो जाती है कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेती है, और जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ओवरकम हो जाती हैं देन एट दैट टेम्परेचर सॉलिड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। जिस टेम्परेचर पर सॉलिड की लिक्विड में कन्वर्जन स्टार्ट होती है दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, और उसको आप यूं भी डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ टेम्परेचर वेयर सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। क्रिस्टलाइन सॉलिड में चूंकि पार्टिकल की रेगुलर अरेंजमेंट होती है, एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसलिए इसमें सारे पार्टिकल एट द सेम टेम्परेचर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से रिलीज होते हैं, यानी एट द सेम टेम्परेचर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है। अमॉर्फस सॉलिड में चूंकि पार्टिकल में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, जब आप उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, इसलिए कुछ पार्टिकल ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं, कुछ कम एनर्जी गेन करते हैं। तो कुछ लो टेम्परेचर पे कुछ जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, कुछ देर से मेल्ट होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प नहीं होता। तो इन केस ऑफ सॉलिड हीट इज in case of crystalline solid, heat is uniformly distributed between particles of crystalline solid due to proper and regular arrangement of particles. There is continuous increase in vibrational kinetic energy. Vibrational kinetic energy of all particles, and after a certain time
there is sufficient increase in vibrational kinetic energy of particle and they overcome attractive forces. तो जब ये पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेते हैं देन दे अंडरगो फ्यूजन. When kinetic energy increases till certain limit, then all particles are released from their equilibrium position at same temperature. ये क्रिस्टाइन सॉलिड की बात है कि जब उनकी kinetic energy एक खास लिमिट को पहुंच जाती है तो फिर तमाम पार्टिकल साइमल्टेनियसली एट द सेम टेम्परेचर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से रिलीज होते हैं. अब उनकी काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्ट हो जाती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में. ये देखिएगा, ये प्लॉट एक्स एक्सेस पर एनर्जी, वाई एक्सेस पर टेम्परेचर. जब आप सॉलिड को हीट करना शुरू करते हैं तो सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. अब इस रीजन में ये ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक जब आप इसे हीट करते हैं तो ये हीट एनर्जी इनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी इंक्रीज करती है और इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस को भी वीक करती है. सॉलिड को जब आप हीट करते हैं, इनिशियली हीट चूंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, ये हीट काइनेटिक एनर्जी को भी इंक्रीज करती है और अट्रैक्टिव फोर्सेस को भी वीक करती है. लेकिन जब सॉलिड मेल्ट होना शुरू होते हैं, जब तमाम पार्टिकल सफिशिएंट एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेते हैं, तो सॉलिड की मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है. और जब मेल्टिंग स्टार्ट होती है, अब मेल्टिंग के प्रोसेस में जब तक पूरा सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, अब उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा. इट मीन अब आप उसे जो हीट दे रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं कर रही, वो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस को वीक बना रही है. इसलिए नो मोर इंक्रीज इन टेम्परेचर एज लॉन्ग एज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कंटिन्यूअस. तो इस रीजन में, ये जो मेल्टिंग का रीजन है, इसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही. अब वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में फर्दर इंक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि अब आप जितनी हीट दे रहे हैं ये सारी हीट अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करने में यूज हो रही है. जब सारे का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, व्हेन द होल सॉलिड हैज बीन कन्वर्टेड टू लिक्विड, देन जब आप उसे हीट करेंगे, अब हीट करने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ब्रेक होंगी. तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये जो लिक्विड का पॉइंट है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी वीक हो रही हैं. और अगेन यहां पे आके लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा वेपर्स में. अब जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो अगेन फेज चेंज स्टार्ट हो गई. अब जब आप काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, ये काइनेटिक एनर्जी, अब जब आप इसे हीट एनर्जी दे रहे हैं, ये हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं कर रही, अलबत्ता अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक कर रही है. तो ड्यूरिंग दिस फेज चेंज, व्हेन liquid is being converted to vapor, then there is no increase in temperature but there is weakening of attractive forces. ये पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट, और ये पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है. मेल्टिंग पॉइंट से पहले सिर्फ सॉलिड एग्जिस्ट करता है और मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं. ये मेल्टिंग, बिलो मेल्टिंग पॉइंट देयर इज ओनली सॉलिड, above melting point there is only liquid, and at melting point solid and liquid coexist. Similarly, जब यहां पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, ये है बॉइलिंग पॉइंट, जब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए तो ये इस रीजन में लिक्विड और गैस दोनों ही एग्जिस्ट करती हैं. अलबत्ता above boiling point there is only gas, below boiling point there is only liquid, at boiling point liquid and gas both coexist.
ये बात है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, इसमें शार्प चेंज आती है मेल्टिंग पॉइंट पे। ये देखिए यहाँ पे शार्प चेंज है, लेकिन अगर अमॉर्फस सॉलिड हो तो फिर यहाँ शार्प चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसमें एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। ये हीटिंग कर्व है अमॉर्फस सॉलिड का, तो देयर इज नो शार्प चेंज, ये देयर इज ए कर्व। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें तो इससे रिवर्स फिनोमेना होगा। आप गैस का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, और इस रीजन में लिक्विड और गैस दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, यानी गैस कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी लिक्विड में। बोथ लिक्विड एंड गैस विल को एग्जिस्ट। और फर्दर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो अगेन व्हेन द होल गैस हैज़ बीन कन्वर्टेड टू लिक्विड, तो टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज करने से अट्रैक्टिव फोर्सेस भी स्ट्रांग होंगी और काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। अगेन इस रीजन में सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करेंगे, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, और इसके बाद लिक्विड कंप्लीटली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। Another property of crystalline solid is anisotropy. Anisotropy means change in intensity of property with change in direction. Change in intensity of a property with change in direction is called anisotropy. कुछ बहुत सारे सॉलिड्स ऐसे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनमें प्रॉपर्टी की मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन में कुछ और है और दूसरी डायरेक्शन में कुछ और है। डायरेक्शन चेंज करने से प्रॉपर्टी की मैग्नीट्यूड चेंज हो जाती है। इस फिनोमेना को कहते हैं एनिसोट्रोपी, द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ ए प्रॉपर्टी विद चेंज इन डायरेक्शन, या इसको यूं कह लें कि इट इज डायरेक्शनल डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ ए प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ ए प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एनिसोट्रोपी। ये देखिएगा, अब डायरेक्शन चेंज करने से प्रॉपर्टी की मैग्नीट्यूड क्यों चेंज होती है? क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में पार्टिकल की अरेंजमेंट डिफरेंट है। ये एक सपोज्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये रेड सर्कल और ब्लू सर्कल, इनकी अगर आप मैग्नीट्यूड देखें, इनकी अगर आप अरेंजमेंट देखें, इस डायरेक्शन में अगर हम यहाँ से बॉटम से टॉप की तरफ जाएं तो आपकी राइट साइड पर ब्लू पार्टिकल, लेफ्ट साइड पर रेड पार्टिकल। ब्लू पार्टिकल ये कैटाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, चूंकि कैटाइन का साइज छोटा है एज कंपेयर टू एनाइन। तो इस डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो आपकी राइट साइड पर कैटाइंस हैं, लेफ्ट साइड पर एनाइन है। जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, ये इस डायरेक्शन में, यानी ए से बी की तरफ जाएं तो राइट साइड पर कैटाइंस हैं, लेफ्ट साइड पर एनाइन है। जब हम सी से डी की डायरेक्शन में जाते हैं तो पहले आपकी दोनों साइड्स पर एनाइन आते हैं, फिर दोनों साइड्स पर कैटाइन आते हैं, फिर दोनों साइड पर एनाइन है, फिर दोनों साइड पर कैटाइन है, एंड सो ऑन। इट मीन कि डिफरेंट डायरेक्शन में चूंकि पार्टिकल्स की कैटाइंस और एनाइन की अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज की मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ सॉलिड्स। ये एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज है। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ सॉलिड। पोटाशियम आयोडाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज पॉजिटिव इन वन डायरेक्शन एंड इट इज नेगेटिव इन अदर डायरेक्शन। Similarly, refractive index, electrical conductance, mechanical strength, they are different in different direction. Their magnitude changes with temperature. Their magnitude changes with direction, and such properties are called anisotropic properties. And this phenomena is called anisotropy. Another property of crystalline solid is isomorphism. अगर different crystalline solid सेम क्रिस्टलाइन शेप में एग्जिस्ट करें, इस फिनोमेना को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। सिल्वर नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट ये दो इंटायरली डिफरेंट सॉलिड्स हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज इंटायरली एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। सिमिलरली, पोटाशियम सल्फेट एंड पोटाशियम डाइक्रोमेट, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इनकी ज्योमेट्रिक शेप सेम है। सेम इज केस विद जिंक सल्फेट एंड निकल सल्फेट।
सेम इज केस विद मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड। अगर डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड सेम क्रिस्टलाइन शेप में एग्जिस्ट करें, इस फिनोमेना को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, और इन सॉलिड्स को कहते हैं आइसोमॉर्फ्स। Existence of different crystalline solid in same crystalline form is called isomorphism, and such solids are called isomorphs. Isomorphism अब होती क्यों है, क्या वजह है कि different solids same crystalline form में exist करते हैं? Because they have same atomic ratio. Isomorphism is due to same atomic ratio in isomorphs. ये देखिएगा, पोटाशियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन एटॉमिक रेशो सेम है। यहाँ पर पोटाशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी एटॉमिक रेशो है 1:1:3, और यही रेशो सोडियम नाइट्रेट में है। तो आइसोमॉर्फ्स हैव इंटायरली डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे हैव सेम ज्योमेट्री। तो ये खास बात है इनकी। इनकी ज्योमेट्रिक शेप है रोम्बोहेड्रल। सिमिलरली पोटाशियम सल्फेट एंड पोटाशियम क्रोमेट, इनकी एटॉमिक रेशो 2:1:4, और ये दोनों ही रोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। निकल सल्फेट एंड जिंक सल्फेट, इन दोनों में एटॉमिक रेशो है 1:1:4 एंड बोथ एग्जिस्ट इन रोम्बिक फॉर्म। सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनकी एटॉमिक रेशो है 1:1 एंड दे बोथ एग्जिस्ट, दे ऑल एग्जिस्ट इन क्यूबिक फॉर्म। Existence of different crystalline solid in same crystalline shape is called isomorphism, and such solids are called isomorphs. यानी यहाँ पर पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स हैं। पोटाशियम सल्फेट और पोटाशियम क्रोमेट ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स हैं। निकल सल्फेट और जिंक सल्फेट ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स हैं। अब जहन में रखिएगा आइसोमर्स और आइसोमॉर्फ्स में डिफरेंस क्या है। आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोमॉर्फ्स एंड आइसोमर्स, इनमें डिफरेंस अब आपने खुद तलाश करना है। अब इससे अपोजिट फिनोमेना है पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म में हमने कहा था डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं लेकिन वो एग्जिस्ट सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में करते हैं। इससे रिवर्स फिनोमेना, सेम क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे, इस फिनोमेना को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जिस्टेंस ऑफ सेम कंपाउंड इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। और एक ही क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन शेप्स हैं उन्हें कहते हैं पॉलीमॉर्फ्स। डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम सॉलिड्स आर कॉल्ड polymorphs of each other. Different crystalline forms of same solid are called polymorphs of each other. यानी ये इसकी एग्जांपल देखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट रोम्बिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और रोम्बोहेड्रल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों सिल्वर नाइट्रेट की आइसो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हैं, या इनको कहें ये सिल्वर नाइट्रेट की पॉलीमॉर्फ्स हैं। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट रोम्बिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ट्राइगोनल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों कैल्शियम कार्बोनेट की पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम सॉलिड्स आर कॉल्ड polymorphs or polymorphic forms. समटाइम ऐसे होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम होती है लेकिन उसके यूनिट सेल डिफरेंट होते हैं, उस फिनोमेना को भी पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। If more than one form exists within ये पॉलीमॉर्फिज्म में हमने कहा कि डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सेम सॉलिड आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक फॉर्म और पॉलीमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर। सम सॉलिड एग्जिस्ट इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म विद डिफरेंट यूनिट सेल।
दिस फिनोमेना इज आल्सो कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल, क्यूबिक सॉलिड के तमाम यूनिट सेल क्यूबिक होंगे, लेकिन क्यूबिक यूनिट सेल भी चार तरह के हैं। दे मे बी सिंपल क्यूबिक सेल, दे मे बी फेस सेंटर्ड, दे मे बी बॉडी सेंटर्ड, दे मे बी एंड सेंटर्ड। तो इस फिनोमेना को भी पॉलीमॉर्फिज्म में कंसीडर किया जाएगा। चाहे किसी क्रिस्टलाइन फॉर्म सॉलिड में डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म हो, या क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम हो लेकिन यूनिट सेल डिफरेंट हो, इन बोथ केसेस फिनोमेना इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जो डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, इनमें से एक ज़्यादा स्टेबल होगी, बाकी कम स्टेबल होंगी, और जो लेस स्टेबल फॉर्म है वो स्लोली आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती रहेंगी, और ये कन्वर्जन बहुत स्लो होगी लेकिन इरिवर्सिबल होगी। आउट ऑफ डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, वन फॉर्म इज मोर स्टेबल देन अदर, एंड लेस स्टेबल फॉर्म टेंड टू बी कन्वर्टेड टू stable form. This conversion is irreversible and slow, and rate of conversion is very slow. Rate of conversion is very slow, extremely slow. तो जब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उनमें से स्टेबल फॉर्म एक ही होती है, बाकी फॉर्म्स लेस स्टेबल हैं, और लेस स्टेबल फॉर्म स्लोली, वेरी स्लोली, एक्सट्रीमली स्लोली दे कन्वर्ट टू स्टेबल फॉर्म। और ये कन्वर्जन का प्रोसेस चूंकि एक्सट्रीमली स्लो है, इसलिए तमाम पॉलीमॉर्फिक फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। अगर तो ये कन्वर्जन का प्रोसेस रैपिड हो फिर तो हमें सिर्फ स्टेबल फॉर्म ही नजर आए, लेस स्टेबल फॉर्म एग्जिस्ट ही ना करें, लेकिन रेट ऑफ कन्वर्जन एक्सट्रीमली स्लो है, देयरफॉर more stable and less stable all forms do exist, but this conversion is irreversible. If more than one form exists within specific range of temperature and pressure, then only one is more stable, and different forms of same solid are called polymorphic form। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइसोमॉर्फिज्म में हमने कहा था जब डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की वो चूंकि केमिकल नेचर डिफरेंट है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सब ही डिफरेंट होती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में चूंकि सेम सब्सटेंस है और डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है। यानी सिल्वर नाइट्रेट चाहे रोम्बिक फॉर्म में हो या रोम्बोहेड्रल फॉर्म में हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ विल बी सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मे बी डिफरेंट, और ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज तो यकीनन डिफरेंट होती हैं। तो ये एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अलबत्ता अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दें तो फिर एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अगर कंडीशन कांस्टेंट रहें तो भी कन्वर्जन होती है, लेकिन वो कन्वर्जन हमने पढ़ा कि वेरी स्लो होती है। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर आर्टिफिशियली चेंज कर दें तो फिर ये कन्वर्जन इजीली हो सकती है, एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म दूसरी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट एग्जिस्ट एज कैल्साइट एंड एरेगोनाइट। कैल्साइट इज मोर स्टेबल एंड ऑन लॉन्ग स्टे एरेगोनाइट विल बी कन्वर्टेड टू कैल्साइट, बट दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो एंड इरिवर्सिबल। सेम इज केस विद अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म क्यूबिक होती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना अगर एलिमेंट में हो तो उसे एलोट्रॉपी कहा जाता है, इसलिए बाज बुक्स वाले एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म को जॉइंटली डिस्कस करते हैं, यानी इनको सिनोनिम के तौर पे लेते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में इनको सेपरेटली डिस्कस किया होता है। तो इट मीन कि जो डेफिनेशन पॉलीमॉर्फिज्म की है यही डेफिनेशन एलोट्रॉपी की है, लेकिन वहां पर हम केमिकल कंपाउंड की बजाय एलिमेंट का वर्ड यूज करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ सेम एलिमेंट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉपी, एंड एलोट्रॉपी इज ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। और ये जो डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म है इन्हें कहा जाता है एलोट्रॉप्स। Different crystalline form of same element are called allotropes of each other. Some element exist in same crystalline form with different unit cell। यही बात हमने polymorphism में भी की थी
कि सम टाइम क्रिस्टलाइन फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं और सम टाइम उसी सॉलिड की तमाम क्रिस्टलाइन फॉर्म एक जैसी होती हैं लेकिन उनके यूनिट सेल डिफरेंट होते हैं। तो आउट ऑफ डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म वन फॉर्म इज मोर स्टेबल देन अदर एंड लेस स्टेबल फॉर्म विल tend to be converted into stable form. This conversion is irreversible and rate of conversion is extremely slow. और डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म की एक एलिमेंट अगर डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उन तमाम एलोट्रोपिक फॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जांपल टिन ग्रे फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, वाइट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ग्रे फॉर्म में टिन को कहते हैं अल्फा टिन और अगर वाइट फॉर्म में हो इसे कहते हैं बीटा टिन। Similarly, sulfur do exist in rhombic form as well as in monoclinic form. Carbon do exist in form of diamond, graphite and fullerene. अब देखें डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं और इनकी कन्वर्जन इट इज़ वेरी स्लो। One allotropic form can be converted to other allotropic form by changing temperature and pressure. Next property of crystalline solid is crystal habit. क्रिस्टल जिस फॉर्म में ग्रो करता है उसे कहते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टलाइजेशन क्यूबिक फॉर्म में होती है तो हम कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड की हैबिट क्यूबिक है। तो हैबिट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज क्यूबिक। जिस तरह इंसानों की हैबिट कंडीशन के साथ चेंज होती हैं इसी तरह क्रिस्टल्स की हैबिट भी कंडीशन चेंज करने से चेंज हो जाती हैं। समटाइम हैबिट चेंजेस इन प्रेजेंस ऑफ एडिटिव्स। जिस तरह अगर हमारे यार दोस्त चेंज हो जाएं तो हमारी हैबिट्स भी चेंज हो जाती हैं। इसी तरह अगर किसी आयनिक सॉलिड के सॉल्यूशन में यानी अगर क्रिस्टलाइजेशन के दौरान कोई एडिटिव ऐड कर दिया जाए तो वो हैबिट को चेंज कर देता है और उस एडिटिव को कहते हैं हैबिट मॉडिफायर। फॉर एग्जांपल प्योर सोडियम क्लोराइड की हैबिट है क्यूबिक, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा यूरिया ऐड कर दें तो यूरिया इसकी हैबिट को चेंज करके इसको ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में ले आता है। हैबिट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कन्वर्टेड टू ऑक्टाहेड्रल फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ यूरिया। इसका मतलब है कि यूरिया सोडियम क्लोराइड का हैबिट मॉडिफायर है। और अगर पोटाशियम फेरोसाइनाइड ऐड किया जाए तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल नीडल फॉर्म में ग्रो करते हैं। पोटाशियम फेरोसाइनाइड और यूरिया ये दोनों ही सोडियम क्लोराइड के हैबिट मॉडिफायर हैं। सिमिलरली हैबिट ऑफ शुगर इज चेंज्ड इन प्रेजेंस ऑफ रेफिनोज। 1% अगर रेफिनोज ऐड की जाए तो शुगर की क्रिस्टल ग्रो करती है थिन शीट की फॉर्म में और अगर 2% देन शुगर की क्रिस्टल ग्रो करती है क्यूबिक फॉर्म में और अगर 2% रेफिनोज ऐड की जाए तो शुगर की क्रिस्टल ग्रो करती है थिन शीट्स की फॉर्म में। हैबिट ऑफ शुगर चेंजेस टू क्यूबिक इन प्रेजेंस ऑफ 1% रेफिनोज एंड इट चेंजेस टू थिन शीट्स इन प्रेजेंस ऑफ 2% रेफिनोज। ट्रांजिशन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म या डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म को एग्जिस्ट करती हों उस टेम्परेचर को कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। या यूं समझ लें कि जिस टेम्परेचर पर एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है या जिस टेम्परेचर पर एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म दूसरी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उस टेम्परेचर को कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर and it is always less than melting point. Keep in mind the temperature at which two allotropic form of an element or two polymorphic form of a compound coexist. This temperature is called transition temperature and it is always less than melting point. For example, gray tin and white tin, they coexist at 13.2 degrees centigrade. Rhombic sulfur and monoclinic sulfur coexist at 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएंगे
तो मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट करेगी, इससे बिलो रहेंगे तो रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करेगी, और एग्जैक्टली 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये दोनों फॉर्म को एग्जिस्ट करेंगी। सिमिलरली ग्रे टिन और वाइट टिन 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड से लो अगर टेम्परेचर है तो टिन ग्रे फॉर्म में होगी, और 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर है तो टिन वाइट फॉर्म में होगी। आमतौर पर हमारे मुल्क में चूंकि टेम्परेचर 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही रहता है, इसलिए हमें टिन वाइट फॉर्म में नज़र आती है। बर्तनों के ऊपर कली कराई जाती है तो बर्तन में वाइट, सिल्वरी वाइट लुक आ जाती है। और इस पर एक कहानी भी मशहूर है कि जब नेपोलियन ने रशिया पे हमला किया, नेपोलियन को मुल्क फतह करने का शौक़ था, बड़ा जंगजू आदमी था, और ये शौक़ उसकी मौत का सबब भी बन गया। नेपोलियन ने फातह आलम कहलाने के शौक़ में रशिया पर हमला किया, और रशिया के बारे में कहते हैं कि रशिया में दो ही मौसम होते हैं, एक सर्दी का और दूसरा शदीद सर्दी का। जिन दिनों हमारे यहाँ गर्मी होती है उन दिनों रशिया में सर्दी होती है, और जिन दिनों हमारे यहाँ सर्दी होती है उन दिनों रशिया में शदीद सर्दी होती है। अनफॉर्चुनेटली जिस मौसम में नेपोलियन ने मॉस्को पे हमला किया वो शदीद सर्दी का मौसम था, और मॉस्को वालों को इस हमले की ऑलरेडी इतला मिल चुकी थी। तो उन्होंने नेपोलियन की आर्मी के पहुंचने से पहले पहले मॉस्को शहर खाली कर दिया, इमारतें गिरा दी, फसलों को आग लगा दी, दरख्त काट दिए, रेल की पटड़ियाँ उखाड़ दी, पुल तोड़ दिए। तो जब मॉस्को में नेपोलियन की आर्मी आई तो देयर वाज इंटेंस कोल्ड एंड देयर वाज नो प्लेस फॉर शेल्टर। पनाह की कोई जगह नहीं थी, लाखों की फ़ौज थी जिनको खुले आसमान तले रहना पड़ा। और यहाँ पर एक कहानी मशहूर है कि फ़ौजियों की शर्ट के जो बटन थे ये टिन के बने हुए थे, और चूँकि सर्दी शदीद थी, टेम्परेचर 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम था, तो टिन कन्वर्ट हो गई ग्रे टिन में, और ग्रे टिन फ्रेजाइल होता है, जल्दी ब्रेक हो जाता है। इसलिए नेपोलियन के फ़ौजियों की शर्ट के बटन टूट गए। अब सर्दी भी शदीद थी, रहने की जगह भी कोई नहीं थी, और शर्ट के बटन भी टूटे हुए थे, इसलिए उसकी लाखों की तादाद में फ़ौजी वहाँ मर गए। कुछ लोग इस कहानी को सच्चा कहते हैं, कुछ कहते हैं कि ये फ़र्ज़ी कहानी है। बहरहाल ये अपनी जगह पर हकीकत है कि 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टिन इज़ फ्रेजाइल एंड इट एग्जिस्ट इन ग्रे फॉर्म। सिमिलरली हेक्सागोनल एंड क्यूबिक फॉर्म ऑफ सिल्वर आयोडाइड हेक्सागोनल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, क्यूबिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और ये दोनों फॉर्म 146.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे को एग्जिस्ट करती हैं। Silver nitrate exists in rhombic form and rhombohedral form, and transition temperature is 159.5 degree centigrade, and transition temperature for rhombic and rhombohedral form of potassium nitrate is 128.5 degree centigrade. तो अब जाते जाते आज की आखिरी बात, हमने कहा सॉलिड्स दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। एक सॉलिड की एक फॉर्म और भी है जिसको पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। ये वो सॉलिड हैं जो देखने में अमॉर्फस लगते हैं लेकिन एक्चुअली क्रिस्टलाइन होते हैं। दे लुक लाइक अमॉर्फस बट देयर इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब चूंकि इनको आप पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो इंडिविजुअल जो सॉलिड्स हैं वो तो इंडिविजुअल जो पार्टिकल हैं वो तो क्रिस्टलाइन की फॉर्म में हैं, लेकिन ये पाउडर इतना फाइन सा बनता है कि देखने में ये अमॉर्फस ही लगता है। तो इनके इंडिविजुअल पार्टिकल को अगर आप लें तो उनमें एन एसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनमें एन एसोट्रोपी की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। लेकिन अगर आप बल्क में लें तो बल्क चूंकि पाउडर फॉर्म में है तो दे विल अपीयर आइसोट्रोपिक। तो दीज सॉलिड दे आर अपरेंटली अमॉर्फस बट इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर क्रिस्टलाइन, and these solids appear to be isotropic but individual crystals are anisotropic. Thank you very much dear students. Next इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलोग्राफी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।